का जो समय है थोड़ा सा पीछे जो रह गया उसके कारण वहां पर पुनः ममता बनर्जी ही बैठते हुए मुझे दिखती है। ठीक है। अच्छा, आचार्य राज मिश्रा जी, अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं, जैसा कि अच्छा आचार्य जी बता रहे थे कि ममता बनर्जी का जो योग है राजयोग, वो 3 ही मतलब टाइम, मतलब 5 ऐसा था कुछ। प्रधानमंत्री मोदी का राजयोग कब तक चलेगा? मतलब जहां जा रहे हैं वहीं चुनाव जिता दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का चार्ट मेरे पास, अगर कैमरामैन है कर सकते हैं जूम, तो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चार्ट है, कैमरा पर्सन जो है हमारे, जरा सा ये इसको जूम करके जरा सा दिखा जूम करके आप दिखा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप दिखाएं। ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो चार्ट है वो मेरे पास है, जहां पर पंच महापुरुष योगों में से एक रोचक नाम का योग है, जिसको सबसे प्रबल राजयोग एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है। ये पंच महापुरुष योगों में से रोचक नामक जो राजयोग है वो उनकी कुंडली के अंतर्गत विद्यमान है। मैंने अभी एक बात रखा था ना कि तीनों की राशि एक है, डोनाल्ड ट्रंप की भी राशि एक है, नरेंद्र मोदी की भी वृश्चिक राशि है और राहुल गांधी की वृश्चिक राशि है। लेकिन डिफरेंस यही है कि नरेंद्र मोदी की जो जन्म कुंडली है उसके अंतर्गत जो चंद्रमा है वो नीच भंग राजयोग में है, क्योंकि वो मंगल के साथ जाकर के विराजमान है। और सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम जो दशा चल रही है नरेंद्र मोदी की, वो मंगल की दशा चल रही है। वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि है, और क्योंकि उनकी मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा होने के कारण मंगल उनके कुंडली में सबसे पावरफुल प्लैनेट में से एक प्लैनेट है, चंद्रमा के साथ जाकर के विराजमान है। और जो अंतरदशा चल रही है 26 मई तक, जो अंतरदशा है वो बुध की है। और बुध नरेंद्र मोदी के अंतर्गत सबसे बेहतरीन, बुध ज्ञान विवेक बुद्धि के कारक प्लैनेट हैं। चीजों को कैसे यूटिलाइज करना है, चीजों को यूज कैसे करना है, किसी कंडीशन में किस प्रकार बिहेव करना है, अगर वो कोई प्लैनेट, ज्योतिष में बुध को सरस्वती कहा जाता है, तो अगर वो कोई नॉलेज देता है तो बुध देता है। और क्योंकि बुध जाकर के बैठे हुए हैं 11th हाउस में, बुध बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, बुध इस टाइम पर अंतरदशा में है। क्योंकि भारत की मंगल की महादशा चल रही है, नरेंद्र मोदी की मंगल की महादशा चल रही है, तो इसलिए जो भारत की आत्मा है उसके साथ विशेष कनेक्टिविटी जो है वो नरेंद्र मोदी की है। और बुध इतना पावरफुल एक्सॉल्टेड प्लैनेट बुध हो और वो अपनी अंतरदशा में चल रहा हो, और उस टाइम उस व्यक्ति को कोई जवाब दे पाए या उस टाइम उस व्यक्ति का कोई तोड़ ढूंढ पाए, एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा होता बहुत मुश्किल से नजर आता है, कई बार ना के बराबर नजर आता है। इसीलिए आप अगर देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बयान दिया और बड़े उल्टे सीधे बयान दिए, लेकिन आपने देखा कितना सजग, कितना बिल्कुल सहनशीलता के साथ जो है वो उस व्यक्ति ने उसका जब समय आया तभी उत्तर देना ठीक समझा। बार बार उन्होंने कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया, लेकिन व्यक्ति ने कुछ उस पर रिप्लाई किया नहीं। जब जरूरत पड़ी तो कहा कि नहीं, किसी ने नहीं रुकवाया। जब बाकायदा सामने से पाकिस्तान से हमसे रिक्वेस्ट किया गया तो हमने उसको रोकने का प्रयास किया। आप सोचिए, सारे जो प्रयास थे, अच्छा आप ही के साथ हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, आपको याद होगा जब चर्चा हो रही थी कि बैठक हो रही है पाकिस्तान के अंतर्गत, जेडी वेंस वहां पर आ रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, ईरान के जो डेलीगेट्स है सलाहकार इत्यादि पहुंच रहे हैं, और क्या होगा आप सोचिए। मैं एस्ट्रोलॉजी की ताकत इसको कहता हूं, आप जानती होंगी, आप ही के शो के अंतर्गत मैंने कहा था कि इसका कोई परिणाम निकल कर नहीं आएगा, बिकॉज बुध जो है वो नीचस्थ है, और क्योंकि वो चर्चा मकर लग्न के अंतर्गत कर्क लग्न के अंतर्गत स्टार्ट हुई है, और इस चर्चा का कोई परिणाम निकल करके नहीं आएगा। अंत में डोनाल्ड ट्रंप को भी हार करके नरेंद्र मोदी को कॉल करना पड़ा, है तो वो एक नॉलेज, तो वो इस कारण मैं कह सकता हूं कि जो उनका जुड़ाव है देश के साथ, वो देश की दशा और उनकी दशा बिल्कुल एक साथ चल रही है। इसलिए मतलब कितने साल और, मतलब जैसे ममता बनर्जी के लिए कह रहे थे कितने साल नरेंद्र मोदी का? मेरे दृष्टि से खैर अभी, क्योंकि केतु की उनकी अंतर्दशा स्टार्ट हो जाएगी 26 मई के बाद, जहां पर वो अपने आप को आध्यात्म की तरफ लेकर के जाएंगे, उनका मोह राजनीति से भंग होगा, ये मैं पक्का कह सकता हूं। अच्छा, आप नरेंद्र मोदी और समय पर देखिए देखा भी जाता है उनका जो आध्यात्म के प्रति। आप देखिए ना, चुनाव के दिन भी पश्चिम बंगाल से लौटे तो सीधे वाराणसी ही गए थे। और एक रिकॉर्ड ये भी कहता है आचार्य जी कि जब पीएम मोदी चुनाव के दिन में किसी धार्मिक स्थल होते हैं 80% मतलब वो है कि वो चुनाव जीतते हैं। हाँ, तो जी, तो ये सच्चाई है। अच्छा, क्योंकि ये कहा जाता है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि छित फल बिन शिव और राधे और लहाई न जोग जग जब साधे। यदि आपको संसार में अपने मन के अनुसार फल प्राप्त करना है तो बिना शिव की कृपा के वो संभव नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को शिव की शरण में जाते हुए देखा गया है। और मैं ये
कह सकता हूं कि ये भी उनका भगवान शंकर की शरण में जाना सफलता देने वाला होगा। ठीक है। अच्छा आचार्य जी, मेरा अगला सवाल अब आपसे ये है कि जैसे हमने ये बात की पीएम मोदी की कि पीएम मोदी का कहीं पर जाना धार्मिक स्थल पर 80% ये बताता है कि भाई आप जीतते हैं, रिकॉर्ड ये मतलब जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं। अच्छा, कोई लोकल नेता आपको वहां का उठता हुआ नजर आता है? कैसे शुभेंदु अधिकारी की हम बात करें, काफी नाम आया है उनका, अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहन शुभेंदु अधिकारी निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे, उनकी जीत पक्की है और ममता बनर्जी को हराएंगे। आने वाला भविष्य जो है वो शुभेंदु अधिकारी का है। अच्छा, ऐसा लगता है आपको कि आने वाले समय में काफी उज्जवल, मतलब वो सीएम वगैरह भी बन सकते हैं? उनका फेस रीडिंग देखिए, उनका न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन देखेंगी तो निश्चित तौर पर उनके लिए अच्छा समय आ रहा है। और 4 मई 2026 को जो रिजल्ट आ रहा है उसमें शुभेंदु अधिकारी को विजय प्राप्त होते हुए दिखता है। ठीक है, तो शुभेंदु अधिकारी को विजय दिख रही है। अच्छा, मैं सुमित जी आपसे स्पेसिफिकली अगर हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, हम बड़े चर्चा में रहे हैं, मतलब कि आप उनके वीडियोस देखिए आसाम में, मतलब जहां गए हैं जनता ने क्या उन पर प्यार लुटाया है, मतलब गजब टाइप का उनका एक कनेक्शन है आम जनता के साथ, जो जितना समझ में आए। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ उनके लैंग्वेज की बात करें, चर्चा उस पर भी काफी हुई थी। आप हिमंता बिस्वा शर्मा का किस तरीके से जो आने वाला समय है उसको देख रहे हैं? देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा जी की जो भविष्य फल है वो बड़ा उज्जवल मुझे दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में अभी हैं ग्रहों का प्रभाव उस क्षेत्र को फेवर कर रहा है। और पश्चिम बंगाल में वापस अगर आते हैं थोड़ा सा, तो आप देखिएगा कि वहाँ पर एक शक्ति का आवरण है, माँ भगवती का स्थान है। और कहते हैं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजय सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो वहाँ पर जैसा कि शुभेंदु जी का सरकार का बात आता है, तो वहाँ पर आप अगर देखिएगा तो मीन राशि में शनि का प्रवेश है और उनके नाम के अनुसार जो उनकी कुंडली का निर्माण होता है वो शनि से ही सीधा प्रभावित होता है। शनि खुद पीड़ित हैं और भी ग्रहों को वो पीड़ित करते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं। शनि ही वो ग्रह है जिसको देखते हुए मैंने कहा था कि 29 मार्च 2025 को भूकंप है, तब उसी को देखते हुए मैंने बताया था कि अमेरिका युद्ध में आएगा, वो भी 2026 में शुरुआत में। तो ये युद्ध करवाता है, ये विस्फोट करवाता है, ये अनिश्चित कार्य करवाता है, ये इनबैलेंस क्रिएट करता है। तो फिर हम बैलेंस के बारे में चिंतन कैसे कर सकते हैं, जिसके कारण उनका सरकार बंगाल में बनता हुआ मुझे नहीं दिखता। पुनः जैसा मैंने पहले भी बताया कि ममता जी ही आएंगी और असम में अगेन हिमंत बिस्वा शर्मा जी ही आएंगे, क्योंकि दोनों जगह ग्रह फेवर कर रहे हैं वहां के जो अभी स्थान में सत्ताधारी बैठे हुए हैं उनको। पहले से बीजेपी बैठी होती, पहले से कोई और शासन बंगाल में बैठा होता तो भी वही सत्ता रह जाता जो पहले से बैठा हुआ है। किसी भी प्रकार का बदलाव होता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा आचार्य राज मिश्रा जी, मेरा एक सवाल आपसे ये था, हमने ये तो देखा है कि बीजेपी ने कैसे धीरे धीरे काम, अच्छा अभी बीजेपी उस फेज में जा रही है जैसे एक वक्त में कांग्रेस थी, मतलब आप देखिए पूरे देश में फैला हुआ था कांग्रेस, एक समय की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी रही, इसमें कोई डाउट भी नहीं। हालांकि अब जिस गर्त में जा रही है पार्टी उस पर सोचना चाहिए पार्टी को निश्चित तौर पर, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है, अच्छा साउथ की तरफ भी हम देखें तो जो एग्जिट पोल है उसमें भी जैसे केरलम में कहा जा रहा है कि 3 या 4 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को, हालांकि तमिलनाडु में जो थलापति विजय है उनको काफी कद बढ़ाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मास लेवल पे उनको भी सपोर्ट मिले। अगर धीरे धीरे देखा जाए तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी क्या इधर की तरफ भी सामने आ रही है, साउथ की तरफ? देखिए, क्योंकि भारत की अगर कुंडली देखा जाए तो भारत की जो कुंडली है वो वृष लग्न की है, मैंने पहले भी उस पर चर्चा किया है। और अगर उस कुंडली के गोचर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस टाइम पर कुंभ राशि के अंतर्गत जो है वो राहु इस टाइम गोचर कर रहे हैं, और वो भारत की कुंडली का स्पेशली अगर मैं मिश्र गोचर को यूज करता हूं तो वहां पर वो 10th हाउस बनेगा, और 11th हाउस जो है जिसको हम साउथ वेस्ट का डायरेक्शन कह सकते हैं या साउथ का डायरेक्शन कह सकते हैं। ये जो इलेक्शन हुआ है बंगाल, जनरली भारत के अगर देखा जाए तो पूर्व क्षेत्र का कहा जाता है, जो हमारा आसाम है वो पूर्व नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, तो वो उत्तर पूर्व का क्षेत्र आ जाता है। उसी प्रकार जो मैं केरल इत्यादि को लेकर के देखता हूं तो शायद केरल या तमिलनाडु दोनों में से एक प्रदेश, केरल ही आई थिंक आता है, वो दक्षिण पश्चिम में आता है, दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि राहु कुंभ राशि में है
कुंभ राशि पश्चिम को रिप्रेजेंट करने वाली राशि है। शनि इस टाइम मीन राशि में है, जो कि नॉर्थ को रिप्रेजेंट करने वाली राशि है। दक्षिण को जो रिप्रेजेंट करने वाली राशि है, जहां कर भारत की कुंडली में देखा जाए वो कुंभ राशि आती है। और वहां पर राहु, जिसको कि एक वायु का प्लैनेट कहा जाता है, जिसको परिवर्तन करने वाला प्लैनेट कहा जाता है, जिसको हवा का प्लैनेट कहा जाता है, वो कहा जाता है कि धीरे धीरे वहां की जो हवा है वो परिवर्तित होती जा रही है। दक्षिण की हवा इसी कारण से धीरे धीरे परिवर्तित होने वाली है। और क्योंकि राहु दिसंबर 2025 तक तो कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं ही, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत और भारत की अगर कुंडली के अंतर्गत देखा जाए तो 1 मार्च 2027 तक गोचर करेंगे। तो ये क्लियर है कि तब तक जो साउथ की परिस्थितियां हैं वहां बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका होगा और बीजेपी धीरे धीरे अपना जो प्रभुत्व है उसको कहीं ना कहीं स्थापित करने में कामयाब रहेगी और धीरे धीरे वहां का प्रभाव बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर ये सत्यता है कि मतलब आपको भारत का जो एक्चुअल प्रभुत्व है, नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत में जो धर्म की है वो जागृति हुई है। ये सच्चाई है कि मैं दोबारा मैं किसी राजनीतिक विषय का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं ये सच कह सकता हूं कि जब अदर पार्टियां रही, आप सोचिए भारत के अंतर्गत जहां पर राम जी के जन्म स्थल को बनाने के लिए जो भारत की आत्मा है, जो विश्व की आत्मा है, आज विश्व राम को मानता है, उस राम को हमने टेंट के अंदर देखा हुआ है, फटा हुआ टेंट के अंदर देखा है। उस टेंट को परिवर्तित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था, देन वो टेंट परिवर्तित होता था। कैसे? और दक्षिण भारतीय लोग अगर धर्म की बात की जाए, आज भी दक्षिण भारत की जो पूजा पद्धति है, दक्षिण भारत के लोगों को जो धर्म की मानने की पद्धति, वो बड़ी अडिग है और बड़ी बेहतरीन वो तरीका है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भारत के अलग प्रदेश के लोग नहीं मानते हैं, सभी प्रदेश के लोग उसको फॉलो करते हैं और बहुत ढंग से धर्म को मानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत इत्यादि के लोग राम पर बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं। तो अब उनको समझ आने लगा है कि कौन सी पार्टी है जो भारतीय संस्कृति को आगे लेकर के जा रही है और उसके साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा आचार्य जी, मतलब कि क्या आपको भी बीजेपी का भविष्य कुछ ऐसा ही उज्जवल और नजर आता है, और कितने समय तक? क्योंकि देखिए कांग्रेस भी रही तो आखिरकार उसका भी एक वक्त आया जब उसने ढलना शुरू किया 2014 के बाद, और ऐसी ढली कि अब तो मतलब मुख्य विपक्षी पार्टी भी बनी रहे, वही उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। एलओपी बन जाए राहुल गांधी, यही बड़ी बात हो जाती है। तो क्या मतलब अभी आपको ऐसा ही सितारा बुलंद लग रहा है बीजेपी का?